हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने सक्षम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस की बुक में चैप्टर 11 बल तथा दाब। देखिए बच्चों, आपको गति के बारे में तो पता ही होगा क्योंकि आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि गति क्या है। लेकिन उस गति को रोकना और उसको किसी दूसरी दिशा में परिवर्तित करना, ये सब करने के लिए हमें उसमें कुछ क्रिया करनी पड़ेगी, कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो जो क्रिया ये की जाती है उसे रोकने के लिए, उसकी दिशा परिवर्तित करने के लिए, तो उसे ही हम बल कहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है नीचे चित्रों में। ये पहला है गोली गोल को बचाते हुए। ये फुटबॉल आ रही है और इसकी गति को रोका है इसने, गोली ने, तो इसका मतलब ये है ये बल लगाकर इसे रोक रहा है। आगे यहाँ हम देखें तो हॉकी का ये खिलाड़ी है, ये हॉकी से इस पर बॉल को आगे सरकाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये इस पर बल लगा रहा है ताकि ये बॉल आगे जाए। तीसरा हम देखेंगे कि ये बॉल आई है और ये जो है क्रिकेटर ये इसको रोक रहा है ताकि ये रुक जाए। तो अभी हमने इन तीनों चित्रों में देखा कि तीनों ही चीज़ों में, एक में रोकना, एक में धकेलना और एक में पकड़ना, इन सब चीज़ों में बल काम में आ रहा है। यहाँ दिया भी हुआ है कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है, उसे ही हम बल कहते हैं। देखिए यहाँ हम पढ़ेंगे बल, अपकर्षण या अभिकर्षण। देखिए अपकर्षण का मतलब तो है अपने से दूर करना, मतलब धक्का देना, और अभिकर्षण का मतलब है अपने पास लाना, मतलब खींचना। तो इन दोनों का मतलब आपको पता चल ही गया है। तो देखिए आगे, उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार, धक्का देना, खींचना, ये सभी जो क्रियाएं हैं ये रोज काम में आती हैं और इन सभी क्रियाओं में बल लगता है। यहाँ हम देखेंगे बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। अन्योन्य क्रिया का मतलब यह है कि बल लगता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ से बल लग जाएगा, कि एक व्यक्ति है बस वो खड़ा है और उसके सामने कार है वो भी खड़ी है तो उसके बिना हाथ लगाए ही बल लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो दोनों जब स्पर्श होंगे तभी बल लगेगा। जैसे ये देखिए इसमें चित्र में दे रखा है कि एक व्यक्ति कार के पीछे खड़ा है। अब वो खड़ा है, कार उसके आगे, तो क्या बिना उसको टच किए क्या वो आगे जा सकती है? कार नहीं जाएगी। लेकिन दूसरे वाले में देखिए, एक आदमी द्वारा कार को धक्का लगाना, यह आदमी इस कार को धक्का लगा रहा है, इसका मतलब यह है कि अन्योन्य क्रिया भी इसमें हो रही है, तो ये बल है। नीचे हम देखेंगे कि ये दो लड़कियां हैं, कौन किसे धकेल रहा है। ये दोनों लड़कियां हैं, दोनों ही एक दूसरे को धकेल रही हैं, तो इसमें बताना मुश्किल है कौन किसको धकेल रहा है। अब इसमें जिसमें ज़्यादा ताकत होगी, जिसमें ज़्यादा बल होगा, वो ही जीतेगा और वो ही दूसरे को धकेल देगा। यहाँ हम देखेंगे कौन किसे खींच रहा है। दोनों एक दूसरे को खींच रही हैं, ये दोनों जो लड़कियां हैं ये दोनों ही एक दूसरे को खींच रही हैं। अब जिसमें ज़्यादा ताकत होगी, जिसमें ज़्यादा बल होगा, वो अपनी तरफ दूसरे को खींच लेगा, इसमें भी बल लग रहा है। नीचे है कौन किसे खींच रहा है, इसमें भी यही है कि जो बैल है वो आदमी को खींच रहा है और जो आदमी है वो बैल को खींच रहा है। तो अगर बैल में ज़्यादा ताकत है तो आदमी उसकी तरफ आएगा, और आदमी में ज़्यादा ताकत है तो बैल उसकी तरफ आएगा, तो इसमें भी बल लग रहा है। नीचे हम कुछ और ऐसे उदाहरण देखेंगे। देखिए बलों की खोजबीन, इसमें नीचे दिया है एक उदाहरण कि दो मित्र एक बाहरी वस्तु को धक्का देते हुए एक ही दिशा में, पहले तो एक ही दिशा में और फिर विपरीत दिशा में, ये दो दोस्त हैं, ये पहले तो दोनों एक ही दिशा में धक्का दे रहे हैं इस बक्से को, तो जब वो एक ही दिशा में धक्का देंगे तो वो ज़्यादा आगे तक जाएगी चीज़। लेकिन जब दोनों ही दोस्त विपरीत दिशा में दे रहे हैं, ये वाला जो है ये इधर दे रहा है और ये वाला जो है ये इधर दे रहा है, तो इसमें भी वही चीज़ होगी कि जिसमें ज़्यादा बल होगा, जो ज़्यादा बल लगाएगा, तो उसकी तरफ से जो बॉक्स है वो आगे सरक जाएगा। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, यदि दोनों टोलियाँ रस्से को समान बल से खींचती हैं तो रस्सा खिसकता नहीं। अब ये दोनों तरफ से बल लगा रहे हैं, खींच रहे हैं दोनों तरफ से, ये दोनों ही इसको अभिकर्षण कर रहे हैं,
तो बताइए आप कि दोनों में से किस तरफ जाएगा। अब जिसमें ज़्यादा बल होगा वो अपनी तरफ इसको खींच लेगा, उधर की तरफ ये चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों में ही बराबर का बल है, दोनों ही बराबर ताकत लगा रहे हैं इसमें, तो फिर वो 0 रहेगा, उसका कोई मान नहीं होगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, मतलब वो धनात्मक हो जाते हैं, जुड़कर वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो वस्तु ज़्यादा गति करेगी। और यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। दोनों बलों के अंतर के बराबर मतलब ऋणात्मक होता है, ना तो वो ज़्यादा होता है ना कम होता है, वो गति करता ही नहीं है। देखिए, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, विराम अवस्था में गेंद पर बल लगाने पर वह गतिशील हो जाती है। हमने एक बॉल ली है, उसको पहले नीचे फर्श पर मारा है और फिर अपने हाथ से रोका है, तो हमने देखा कि जब हमने फर्श पर मारा था उससे ज़्यादा वो जब हाथ पे आई है तो वो ज़्यादा तेज़ी से आई है। तो इस तरीके से उसकी जो गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन हो गया है। यहाँ हम देखेंगे कि एक बच्चा है, ये इस टायर को चला रहा है, तो लगातार जब ये इसे चलाता रहता है तो ये इसकी गति जो है वो तेज़ हो जाती है, बढ़ती जाती है, तो इसमें भी बल लग रहा है। आगे भी कई उदाहरण ऐसे दे रखे हैं। यहाँ दिया हुआ है एक उदाहरण कि यहाँ पे ये हाथ वाला उदाहरण जो ऊपर दिया गया था कि जब हम बॉल को फर्श पर मारेंगे और फिर उसको हाथ से रोकेंगे तो वो तेज़ गति से हाथ पर आएगी। और एक नीचे दूसरा उदाहरण दिया है कि अगर हम किसी बॉल को, जैसे मान लीजिए बैट पर, इसको बैट मान लीजिए, ये स्केल दे रखी है यहाँ पर, बैट पर अगर लगाएंगे तो क्या वो उसी दिशा में जाएगी? नहीं, वो किसी भी दिशा में जा सकती है, उसकी दिशा भी परिवर्तित हो सकती है। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि किसी वस्तु की चाल या उसकी गति की दिशा या दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कि इन उदाहरण में हमने देखा कि जब बल लगाया गया तो उनकी गति में भी परिवर्तन हो गया और उनकी जो दिशा है उसमें भी परिवर्तन हो गया। आगे हम देखेंगे, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। जो बल है क्या वो किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है? देखिए, ये यहाँ दिया हुआ है उदाहरण कि एक प्लेट में गुथा हुआ आटा है, हाथ से नीचे की ओर दबाने पर जब उस आटे को गूंदा जाता है, आपको भी पता है जब आटा गूंदते हैं तो उसकी जो अवस्था है, उसकी जो आकृति है उसमें परिवर्तन हो जाता है। दूसरा दे रखा है, गद्दी पर बैठा है, अगर साइकिल पर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसकी गद्दी में परिवर्तन आता है क्योंकि ऊपर से दाब लगता है, ऊपर से बल लगता है, तो उसमें परिवर्तन होगा। नीचे दे रखा है कि अगर एक हुक पर कोई रबर का कोई छल्ला लटका है, अगर हम उसको खींचेंगे और फिर वापस उसको छोड़ेंगे तो उसकी आकृति में परिवर्तन होगा। 2 ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना, 2 ईंटें हैं ये, इनके ऊपर एक पैमाना रख दिया और उसके ऊपर ये बलपूर्वक कोई चीज़ रख दी है तो वो नीचे झुक गया है। ये नीचे झुका सा जो लग रहा है ये झुक गया है, तो इसका मतलब इसकी जो आकृति में परिवर्तन हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बल है वह किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। अब हमने बल के बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया है तो हम ये समझ चुके हैं कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है बल, कि जो बल है वो किसी भी जो रुकी हुई चीज़ है उसको गति में ला सकता है। दूसरा है, गतिशील वस्तु की चाल में वो परिवर्तन कर सकता है। तीसरा है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। चौथा है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। और ये सभी जो प्रभाव हैं उन सभी को वो उत्पन्न कर सकता है। ये अब हम समझ चुके हैं। आगे हम देखेंगे संपर्क बल, बल के प्रकार। संपर्क बल, इसमें पहला है पेशीय बल। पेशीय का बल का मतलब है कि हमारे शरीर की ताकत लगना, हमारी मांसपेशियों की ताकत जब लगती है किसी चीज़ को उठाने में, खींचने में या धक्का देने में, तो उसे कहते हैं पेशीय बल। देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहा जाता है। जो हमारी मांसपेशियां अगर क्रिया करेंगी तो उनसे जो बल लगेगा उसे ही हम पेशीय बल कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक
उदाहरण, पशुओं का पेशीय बल अनेक कठिन कार्यों को करने के लिए किया जाता है। ये जो पशु हैं, ये बैल हैं दोनों, तो इनकी जो मांसपेशियां हैं वो काम कर रही हैं, क्योंकि ये इतना बोझा ढो रही है, इतने बोझे को ये लेकर जा रही हैं, खींच के लेकर जा रही हैं, तो इनका ये पेशीय बल काम कर रहा है। संपर्क बल में एक और चीज़ आती है, घर्षण। इसमें हम देखेंगे कि फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में वो रुक भी जाती है। ऐसे ही साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे वो धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर दें तो वो भी कुछ समय बाद रुक जाती है। ऐसे ही अगर नाव के खेने को बंद कर दें तो वो भी थोड़ी दूर चलकर वो भी रुक जाएगी। तो हम ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि घर्षण के कारण जब घर्षण होता है तो वो जो बल है वो रुक भी जाता है। ये भी संपर्क बल में ही आता है। अब संपर्क बल हमने पढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बल संपर्क लगाने से ही, संपर्क करने से ही होंगे। कुछ बल ऐसे होते हैं जो बिना संपर्क के भी लग सकते हैं, जैसे चुंबकीय बल। ये अब हम असंपर्क बल पढ़ रहे हैं तो इसमें पहला है चुंबकीय बल। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि दो ये चुंबक ले ली हैं, जिनमें इनमें मान लीजिए इसका नाम, इस छोर का नाम एस है, इसका नाम एन है, और इस छोर का नाम एस है और इस छोर का नाम एन है। तो जब हम इसको इस वाली चुंबक के पास लेके जाएंगे तो ये दोनों पास पास आ जाएंगी। लेकिन अगर हम, ये एस है, ये एन है, और ये एन है, ये एस है, तो एन को जब हम एक साथ लेके जाएंगे छोर को, तो वो उससे दूर भागेगी, उससे उसका अपकर्षण होगा। जो ये वाली स्थिति है, इसमें तो इनका हो रहा है अभिकर्षण, क्योंकि ये असमान है दोनों के छोर। लेकिन ये जो दोनों हैं इनमें इनका होगा अपकर्षण, क्योंकि ये दोनों छोर असमान हैं, समान हैं इसलिए। तो हम कह सकते हैं कि इनमें भी बल लगता है, बिना संपर्क किए भी हम बल लगा सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे स्थिर वैद्युत बल, ये भी असंपर्क बल है। जैसे एक प्लास्टिक स्ट्रो लीजिए, इसके लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। इसमें इन्होंने क्या किया है कि ये एक मेज है, यहाँ पर इन्होंने प्लास्टिक के स्ट्रो को एक धागे से बांध दिया है यहाँ पर, और दूसरी जो स्ट्रो है ये वाली, ये जो दूसरी स्ट्रो है, इसको इन्होंने एक कागज़ पर रगड़ा है, तो उसमें घर्षण, उसमें आवेश उत्पन्न हो गया है, आवेश आ गया है उसमें। तो जब इसने जब इसने इस वाली स्ट्रो के छोर पर लगाया है तो वो उससे दूर भाग रहा है, वो पीछे जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस वाली स्ट्रो में कागज़ पर रगड़ने से घर्षण उत्पन्न हो गया है, और जब घर्षण उत्पन्न हुआ है तो इसलिए वो उससे दूर भाग रहा है, इसलिए वो उससे अपकर्षण कर रहा है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। स्थिर वैद्युत बल क्या है कि एक आवेशित वस्तु, आवेशित का मतलब जब उसको कागज़ से रगड़ा है तो वो आवेशित हो गई है, तो उससे किसी दूसरी आवेशित, चाहे ये आवेशित हो या ना हो दूसरी वाली, उस पर जो बल लगाया जाता है उसे ही स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। आगे हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ये आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। जैसे कोई बॉल है या कोई सिक्का है, कोई पेन है, वो अगर हमारे हाथ से छूट जाता है तो वो सीधा नीचे जाता है क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक असंपर्क बल है, क्योंकि हमने उसे जानबूझकर उसे नीचे नहीं रखा। हमने क्या किया, वो हमारे हाथ से छूट गया और वो अपने आप नीचे चला गया। आगे देखिए दाब क्या है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है दाब के लिए कि इसने एक कील ली है। अब कील ऊपर से तो ऐसी होती है मोटी और नीचे से होती है वो पैनी। तो जब किसी कील को ऊपर से नीचे से पैनी है, उसको नीचे की तरफ टेबल है और ऊपर की तरफ से उस हथौड़े से उस पर वार किया जा रहा है, तो वो जल्दी से उसमें चली जाएगी, जल्दी से उसके अंदर वो कील चल जाती है। लेकिन जब इस कील के
नीचे के हिस्से को भी चौड़ा कर दें और ऊपर के हिस्से को भी चौड़ा कर दें, और जब इस पर हथौड़ा मारा जाए तो क्या वो उतनी जल्दी जाएगी नीचे? नहीं जाएगी, क्योंकि जो वस्तु का दाब होता है वो क्षेत्रफल से, अगर वस्तु का क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया तो दाब उस पर कम लगता है, और अगर वस्तु का क्षेत्रफल कम है तो दाब उस पर ज़्यादा लगता है। यहाँ देखिए, द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठोस चीज़ों पर ही दाब लगता है, द्रवों और गैसों द्वारा भी दाब लगाया जा सकता है। ये हम इस उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पाइप है, एक नली है जिसके नीचे, जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ है और इसके नीचे बलून लगा दिया है, और यहाँ पर एक नली है जिसमें थोड़ा ज़्यादा पानी भरा हुआ है और इसके नीचे भी बलून लगा दिया है। तो ज़्यादा बलून जिसमें फूला हुआ है उसमें फूला हुआ है जिसमें ज़्यादा पानी है, और जिसमें कम पानी है उसमें कम फूला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो द्रव है भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो उसकी वजह से कम पानी की वजह से कम दाब लग रहा है और ज़्यादा पानी की वजह से ज़्यादा दाब लग रहा है। आगे हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल का भी दाब लगता है। कैसे लगता है? देखिए, हमारे चारों ओर जो है वायु, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। अब इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब ये दाब कैसे लगा सकता है? देखिए, यहाँ पर जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, ये एक इसमें इसका नाम चूचक दिया हुआ है। आपने देखा होगा, वैक्यूम ट्यूब देखा होगा आपने, कि उसको जब हम ऐसे ज़मीन पर लगाते हैं तो चारों तरफ की जो वायु है वो उसके अंदर आ जाती है और फिर वो नीचे ही चिपक जाता है। वो चीज़, ये जो चीज़ है ये नीचे ही चिपक जाती है। फिर उसको जब हम हटाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उसमें ताकत लगानी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा उसमें बल लगाना पड़ता है। लेकिन वो वायुमंडल की जो हवा है वो उस पर जो ऊपर से उस पर दाब देती है, इसलिए वो जो भी है चीज़, वैक्यूम ट्यूब जो ऐसा होता है जो, तो वो उठता नहीं है और नीचे की जो सारी वायु वो बाहर चली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस चीज़ में वायुमंडलीय दाब लग रहा है। देखिए, यहाँ एक चीज़ दे रखी है कि एक 15 बाई 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। जो वायुमंडलीय दाब होता है तो वो होता है 225 किलोग्राम के लगभग होता है। तो फिर ऐसे क्यों नहीं होता कि वो हमारे ऊपर रखा है, वो हमेशा हमारे ऊपर रहता है। 225 किलोग्राम जो वज़न है वो हमेशा हमारे ऊपर रहता है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हम उसके नीचे दब जाते हैं या पिचक जाते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर ही होता है। इसलिए वो बाहर का जो दाब है वो और अंदर का जो दाब है वो दोनों का बैलेंस बन जाता है, और जब बैलेंस बन जाता है तो इसलिए हम उसको झेल पाते हैं। लेकिन जैसे ही अगर ये बल ज़्यादा हुआ हमारे शरीर के दाब से तो फिर वो असंतुलित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक कहानी के रूप में दिया हुआ है कि 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने का एक पंप बनाया, और उस पंप से उन्होंने क्या किया, एक धातु के 2 खोखले अर्धगोले थे जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। तो 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु उन्होंने निकाल दी। किससे? जिस पंप का उन्होंने आविष्कार किया था उससे। प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए, लेकिन उनका दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोलों को अलग नहीं कर पाए, क्योंकि जब उनमें से पूरी हवा निकाल दी गई और जब उसको बंद कर दिया गया तो वायुमंडलीय जो हवा थी, वायुमंडलीय जो दाब था वो उन पर लग रहा था, उस बर्तन पे, उन दोनों खोखले बर्तनों पर। तो चाहे कितना भी कोशिश कर लो, कितने भी उनमें घोड़े लगा दो, हाथी लगा दो, तब भी वो दोनों जो चीज़ें हैं वो अलग नहीं होंगी। तो अभी हम समझ चुके हैं कि दाब और बल क्या होता है, ये इनके कितने प्रकार हैं, ये किस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अगर ये लेसन आपको पसंद आया हो
तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।